जय हिंद साथियों। मैं तरुण कुमार आपका अपने YouTube चैनल इनकर परिवार में स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम का जो हिंदी है उसका सेट नंबर 3। इसमें PYQ रहने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में सीधे के सीधे एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे परिवार में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। हम अपने चैनल पर वनडे एग्जाम से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं उनसे संबंधित प्रैक्टिस सेट लाते रहते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं क्लास की ओर। आप लोगों को पता है कि हिंदी के 37 क्वेश्चन आते हैं और यही क्वेश्चन हमें सिलेक्शन के बहुत नज़दीक पहुंचा देते हैं, क्योंकि हिंदी में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बाद बाकी रीजनिंग और मैथ में हमें टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अविभाव का सही विपरीतार्थक क्या होगा। जो अविभाव शब्द है इसका विलोम शब्द क्या होगा। तो इसका जो विलोम शब्द होगा वो होगा तिरोभाव। क्या होगा? तिरोभाव। जबकि अभिभाव का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? वो होता है उदय या अवतरण या प्रकट होना। और तिरोभाव है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है अदृश्य होना, अंतर्ध्यान होना या लोप हो जाना। क्या? लोप हो जाना। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उन्मूलन का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। जो उन्मूलन शब्द है इसका सही विलोम शब्द क्या होगा? आरोपण, आरोपण या प्रत्यारोपण या रोपण या निरूपण। आप लोगों को पता है उन्मूलन का मतलब होता है किसी चीज को बिगाड़ना या उखाड़ना या खराब कर देना। तो किसी भी चीज को उखाड़ देना का अर्थ होता है उन्मूलन का। तो इसका जो सही अर्थ होगा वो होगा रोपण, मतलब किसी चीज को रोपना या किसी चीज को सुव्यवस्थित करना, सही तरीके से करना। इसका जो सही जवाब रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी, रोपण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है वह बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं। इस शब्द में कौन सा क्या किस प्रकार की गलती है या इस वाक्य का सही रूप क्या होगा। तो इस वाक्य का जो सही रूप रहने वाला है वो है बाघ बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। पानी पीते हैं। जब ये दोनों बहुवचन, जब कोई किसी भी दो संज्ञाओं के बीच में कोई अव्यय शब्द लग जाता है और या तो वहां पर वह बहुवचन बन जाता है। जब बहुवचन होता है तो वहां पर हमारी क्रिया भी बहुवचन के रूप में प्रयोग की जाएगी। तो अपना सही जवाब होगा बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है वह एक एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चल रहे हैं। शुद्ध वाक्य चुनिए। तो इसमें शुद्ध वाक्य क्या होगा यह आप लोगों को बताना है। जब भी किसी वाक्य में एक दो से अधिक संज्ञाएं हों तो वहां पर जो लास्ट वाली संज्ञा होती है क्रिया का रूप उस रूप में रहता है। क्रिया का रूप उस पर निर्भर करता है। तो लास्ट में क्या है? एक बकरी। यहाँ पर क्रिया क्या रहने वाली है? तो वो है बकरी। क्या है? बस बकरी एक स्त्रीलिंग संज्ञा है और स्त्रीलिंग के लिए हम जो हमारी क्रिया रहेगी वो भी स्त्रीलिंग ही रहेगी। तो क्या इसका सही जवाब रहने वाला है? वो है एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चल रही हैं। एक बकरी मैदान में चल रही है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है
मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ, मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ, मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ। शुद्ध वाक्य चुनिए। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? इसका शुद्ध वाक्य होगा मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। इसका शुद्ध वाक्य होगा मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शुद्ध वाक्य चुनिए। इसमें शुद्ध वाक्य क्या है? इसमें जो शुद्ध वाक्य है वो है अपना कनिष्ठ। क्या है? कनिष्ठ। बाद बाकी के तीनों ऑप्शंस गलत हैं। बाद बाकी के तीनों ऑप्शंस गलत हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शुद्ध वाक्य चुनिए। इसमें जो औद्योगिक शब्द है यह अपना शुद्ध शब्द है। बाद बाकी के तीनों अशुद्ध हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये जंगल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द क्या होता है? जंगल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द क्या होता है? तो आप लोगों को पता है ये आग लगने वाले शब्द बहुत हर एक एग्जाम में इस टाइप का एक प्रश्न हमेशा देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश पुलिस के किसी भी एग्जाम को आप उठाकर देख लीजिए, चाहे वो एसआई का रहा हो, चाहे वो कांस्टेबल का रहा हो, चाहे 2018 में कोई भी भर्ती आई हो उत्तर प्रदेश पुलिस की, उसमें आग लगने वाले शब्द जरूर पूछे जा रहे हैं। तो इसको बड़े ध्यान से देख लीजिएगा। जंगल में लगने वाली आग को हम कहते हैं दावानल। क्या कहते हैं? दावानल। क्या? और जो पेट में लगती आग, पेट भूख लगती है तो भूख लगने से जो जठर ग्रंथियां होती हैं उनमें दर्द होता है तो क्या होगा? जठराग्नि। पेट में लगने वाली आग को हम जठराग्नि कहते हैं। और जबकि जबकि समुद्र में लगने वाली आग को हम बड़वानल कहते हैं। समुद्र में लगने वाली आग को हम बड़वानल कहते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जहां लोगों का मिलन हो, जहां लोगों को मिलन हो, एक शब्द, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? इसके लिए एक शब्द क्या होगा? जहाँ लोगों का मिलन हो, जहाँ बहुत सारे लोग मिल रहे हो, वहां पर क्या होता है? वो सम्मेलन होता है। क्या होता है? सम्मेलन होता है। सम्मेलन होता है। और जब जब कोई दो व्यक्ति आपस में मिल रहे हो, जब कोई दो व्यक्ति आपस में मिल रहे हो, सिर्फ ओनली दो पर्सन, केवल दो व्यक्ति हो, तो वो होते हैं सम्मिलन। क्या होते हैं? सम्मिलन। सम्मिलन। और जब कोई अपरिचित व्यक्तियों की भीड़ हो, बहुत सारे व्यक्ति एक जगह इकट्ठे हुए हों, जहाँ कोई किसी से मिल ना रहा हो, फालतू की भीड़ हो, तो वहां उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं भीड़। और जब जब किसी जगह पर मनोरंजन के लिए व्यक्ति इकट्ठे हुए हों और वहां कोई कार्यक्रम चल रहा हो, तो उसको हम कहते हैं मेला। क्या कहते हैं? मेला। उसके लिए हम एक शब्द यूज करते हैं, मेला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी प्रतियोगिता में विजयी होता है या जीतता है तो उसको क्या दिया जाता है? उसको क्या दिया जाता है? तो उसको दिया जाता है पारितोषिक। तो उसके लिए कौन सा शब्द होता है? उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है पारितोषिक। क्या किया जाता है? पारितोषिक। आप लोगों को बताना है पुरस्कार। पुरस्कार किस के लिए दिया जाता है? पुरस्कार जो है ना वो किस लिए दिया जाता है? और उपहार अपने से बराबर या छोटों को जो हम भेंट देते हैं उसे हम उपहार कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम उपहार कहते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, साक्ष्य भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं। साक्ष्य भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहते हैं? यह जो वाक्य है इसके लिए एक शब्द क्या होगा? इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए जो एक शब्द रहने वाला है वो है प्रणय। क्या है? प्रणय। क्या है? प्रणय। आप लोगों को बताना है स्नेह के लिए एक पूरा वाक्य क्या होगा? स्नेह शब्द हम किन के लिए प्रयोग करते हैं? तो जो अपने से छोटे या बच्चों से जो प्रेम होता है उसे हम स्नेह कहते हैं। अपने से जो छोटे व्यक्ति
या बच्चे होते हैं उनसे जो प्रेम होता है उनसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं स्नेह। और जो बात करें प्रेम शब्द की, प्रेम शब्द का प्रयोग कब किया जाता है, जब जब अपने भाई बहन या अन्य लोग होते हैं उनसे जिस जो भी स्नेहलता की प्रेम भावनाएं होती हैं उसे हम प्रेम कहते हैं, उसे हम प्रेम कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है वह संकुल गति के कारण कुसंगति के कारण चरित्र पर लगने वाला दोष, कुसंगति के कारण चरित्र पर लगने वाला दोष, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा, तो वो होगा कलंक। कुसंगति के कारण किसी गलत व्यक्ति के साथ रहने से जो कलंक लगता है उसे हम, जो चरित्र पे दोष लगता है उसे हम कलंक कहते हैं। क्या कहते हैं, कलंक। दुष्चरित्र का प्रयोग कब किया जाता है, दुष्चरित्र का प्रयोग कब किया जाता है, दुष्चरित्र का प्रयोग किया जाता है दुष्टता के कारण, दुष्टता के कारण चरित्र पर लगने वाले दोष को हम दुष्चरित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, दुष्चरित्र। अगर बात की जाए अपकीर्ति की, अपकीर्ति के लिए, अपकीर्ति किस वाक्य के लिए प्रयोग किया जाता है या अपकीर्ति किस लिए प्रयोग किया जाता है, किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसे बुरे कार्य जिसे करने से कीर्ति का कम हो जाती है, जिसे करने से उस व्यक्ति की कीर्ति स्वाभिमान कम हो जाता है, कम हो जाता है, उसके लिए हम अपकीर्ति शब्द का प्रयोग करते हैं, उसके लिए हम अपकीर्ति शब्द का प्रयोग करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, शस्त्र क्या है, शस्त्र। जो शस्त्र शब्द है इसके लिए यह कि इसको इसको परिभाषित करने का क्या तरीका है, शस्त्र किसे कहते हैं, शस्त्र किसे कहते हैं, वह हथियार जो हम, वह हथियार जो हम हाथ में थाम कर, हाथ में पकड़ कर चलाते हैं उसे हम शस्त्र कहते हैं। वह हथियार जिसे हम हाथ में पकड़ कर, हाथ में पकड़ कर चलाते हैं उसे हम शस्त्र कहते हैं। और जिन हथियारों को हम फेंक कर फेंक कर चलाते हैं उन्हें हम अस्त्र कहते हैं। जिन्हें हम फेंक कर चलाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अस्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं, अस्त्र कहते हैं। और जिन्हें हम हाथ में पकड़ कर चलाते हैं उन्हें हम शस्त्र कहते हैं। यह भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि शस्त्र मतलब हाथ से फेंकने वाले को शस्त्र कहते हैं या हाथ में पकड़ कर चलाने वाले को हम शस्त्र कहते हैं। तो ये कंफ्यूजन नहीं रखना है हमने और हमें इसको बड़े अच्छे से देख लेना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, जिसमें संसार के प्रति, जिसमें संसार के प्रति मोह ना हो, संसार के प्रति मोह ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसके लिए एक शब्द होगा, वो होगा बीतरागी। क्या होगा, बीतरागी। बीतरागी क्या होगा, बीतरागी। और जिसमें संसार के प्रति मोह हो, जिसमें संसार के प्रति मोह हो उसे हम अनुरागी कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुरागी कहते हैं। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो कभी बूढ़ा ना हो, जो कभी बूढ़ा ना हो के लिए एक शब्द क्या होता है, वो होता है अजर। जो कभी बूढ़ा ना हो उसे हम अजर कहते हैं। जो कभी बूढ़ा ना हो उसे हम अजर कहते हैं। जब, और जो कभी मरे ना, जो कभी मरे ना, जिसकी मृत्यु कभी आए ना, उससे हम अमर कहते हैं। क्या कहते हैं, अमर। और जो हमेशा युवा बना रहे, जो हमेशा युवावस्था में बना रहे उसे हम तरुण कहते हैं। युवावस्था प्राप्त करने वाले व्यक्ति को हम तरुण कहते हैं। क्या कहते हैं, तरुण कहते हैं। आप लोगों को बताना है सदाबहार, सदाबहार किस परिस्थिति को कहा जाता है, सदाबहार किस परिस्थिति को कहा जाता है, यही चीज आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बता देनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो कानून के विरुद्ध हो, जो कानून के विरुद्ध हो उसे हम अवैध कहते हैं। क्या, अवैध। जो कानून के विरुद्ध हो उसे हम अवैध कहते हैं। और जो संविधान के स्वरूप हो, संविधान के स्वरूप हो, संविधान के स्वरूप हो या संविधान के अधीन हो या संविधान से मिलता जुलता हो उसे हम संवैधानिक क्या कहते हैं, संवैधानिक।
अगर बात की जाए वैधानिक की, वैधानिक वैधानिक जो विधि के अधीन हो, जो विधि के अधीन हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वैधानिक कहते हैं। क्या कहते हैं, वैधानिक कहते हैं। विधि के अधीन वाले को हम वैधानिक कहते हैं और कानून के विरुद्ध होने वाले को हम अवैध कहते हैं और संविधान के अधीन होने वाले को हम संवैधानिक कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, खेत का सही तत्सम क्या होगा। खेत शब्द है, इसका सही तत्सम क्या होगा, तो वो होगा क्षेत्र। क्या होगा, क्षेत्र। क्या होगा, क्षेत्र। बात करते हैं यहाँ पर तत्सम की। तत्सम की परिभाषा क्या है। तत्सम, तत्, तत् धन सम, तत् धन सम से मिलकर बना है। तत्, तत् का मतलब होता है जैसा, तत् का मतलब होता है जैसा, सम का अर्थ होता है समान, जैसे का तैसा, उसके जैसा, जैसे का तैसा ले लिया गया हो उसे हम तत्सम कहते हैं। संस्कृत भाषा के समान, संस्कृत भाषा के समान अर्थात जैसे हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले कुछ शब्द ज्यों के त्यों संस्कृत से ले लिए गए हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। कैसे, तत्सम शब्द कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। घोटक है, घोटक जो घोटक शब्द है इसका सही तद्भव क्या होगा। घोटक का सही तद्भव होगा घोड़ा। क्या होगा, घोड़ा। अगर बात की जाए गधा, गधा का तत्सम क्या होगा। गधा का तत्सम क्या होगा, जो गधा शब्द है इसका तत्सम होगा, इसका तत्सम होगा वो होगा गर्दभ। क्या होगा, गर्दभ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौकी, चौकी शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा। जो चौकी है उसका तत्सम शब्द क्या होगा। अगर बात की जाए चौकी शब्द की, तो चौकी शब्द का जो तत्सम होगा वो होगा चतुष्पादिका, चतुष्पादिका, चतुष्पादिका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न है, सूचिका, सूचिका का तत्सम, सूचिका का तद्भव क्या होगा। सूचिका का तद्भव क्या होगा, सूचिका का तद्भव होगा। ज्यादातर लोग इसको सूचना करके आ जाएंगे और वहीं पे ये क्वेश्चन हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा, गलत। क्या हो जाएगा, गलत। तो आप लोगों को बताना है, आप लोगों को बताना है सूचिका का तत्सम तद्भव क्या होगा, तो वो होगा सुई। क्या होगा, सुई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। त्वरित, त्वरित का तद्भव क्या होगा। त्वरित का तद्भव क्या होगा, तो जो त्वरित शब्द है उसका तद्भव क्या होगा। त्वरित का मतलब होता है तुरंत, तुरंत, तुरंत। ये दोनों के दोनों वाक्य सही है, दोनों के वाक्य सही है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, बी और सी दोनों। अब यही एक पैराग्राफ दे रखा है, आप लोग देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पहले, उसके बाद हम इसके प्रश्नों के जवाब ढूंढते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, इस गद्यांश का मूल कथ्य क्या है। इस गद्यांश का मूल कथ्य है वो क्या है, वो है निशस्त्रीकरण और विश्व शांति, निशस्त्रीकरण और विश्व शांति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है इससे संबंधित वो है, भयंकर विनाशकारी आधुनिक आधुनिक सशस्त्रों को बनाने की प्रेरणा किसने दी है। प्रेरणा किसने दी है, तो वो किसने दी है, वो दी है जापान पर गिराई गई अणु बम ने। जापान पर गिराए गए अणु बम ने किसने दी है, जापान पर गिराए गए अणु बम ने। बढ़ते हैं अगले बम प्रश्न की ओर। तो अपना अगला प्रश्न है, एटम बम, एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ था। प्रथम अनुभव कैसे हुआ था, तो जो प्रथम अनुभव हुआ था वो हुआ था जापान में हुई भयंकर विनाशशीलता से, जापान में हुई भयंकर विनाशशीलता से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्र क्यों बना रहे हैं। बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्र क्यों बना रहे हैं, तो क्यों बना रहे हैं, तो वो बना रहे हैं
पारस्परिक भय के कारण, पारस्परिक भय के कारण, डर की वजह से कहीं जापान जैसा हाल हमारे देश का भी ना हो, जापान जैसा हाल हमारे देश का भी ना हो, इसलिए अपनी सुरक्षा के डर से ये ऐसे हथियारों का निर्माण किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की, जो अपना अगला प्रश्न है, आधुनिक युग भयंकर व विनाशकारी होते हैं क्योंकि 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 अधिकांश जनता उनकी संपत्ति नष्ट हो जाती है, अधिकांश जनता और उनकी संपत्ति नष्ट हो जाती है। पढ़ते हैं अगले पृष्ठ की ओर। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? अगर बात की जाए हिंदी की लिपि हिंदी देवनागरी में लिखी जाती है, हिंदी देवनागरी में लिखी जाती है। अगर बात यहाँ से क्वेश्चन एक और बनता है, जो देवनागरी लिपि है यह उत्पन्न कहाँ से हुई या इसका विकास कहाँ से हुआ? तो हुआ ब्राह्मी लिपि से। कहाँ से? ब्राह्मी लिपि से। ब्राह्मी लिपि से इसका उद्गम हुआ या विकास हुआ। अगर आप लोगों से पूछा जाए गुरुमुखी जो लिपि है इसकी प्रमुख भाषा कौन सी है? तो इसकी जो प्रमुख भाषा है वो है पंजाबी। क्या है? पंजाबी। 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 बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? आप लोगों को पता है हिंदी भाषा में 10 स्वर दिए गए हैं। 10 स्वर दिए गए हैं। वो कौन से? आ ई ई उ ए ऐ ओ औ और यही है। बाद बाकी अंक आहा अनुस्वार चले जाते हैं, लेकिन जा जा यही एक व्यंजन है। जा यही एक व्यंजन है। जो ताबर गाता है उसका पंचमाद अक्षर होता है क्या? पंचम अक्षर होता है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की, जो अपना अगला प्रश्न है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? एग्जाम में बहुत पूछा जाता है सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। अगर पूछा जाए प्रकार 6 होते हैं, अगर पूछ लिया जाए यहाँ पर सर्वनाम कितने होते हैं? सर्वनाम 11 होते हैं। सर्वनाम कितने होते हैं? सर्वनाम 11 होते हैं। अगर पूछा जाए प्रकार 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो कौन कौन से होते हैं? वो होते पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। आप लोगों को बताना है कि सर्वनाम कौन कौन से होते हैं। कमेंट में बताना है सर्वनाम कौन कौन से हैं। सर्वनाम 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो सारी आपको कमेंट बॉक्स में छाप देनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? अगर बात की जाए क्रिया विशेषण की, तो वो है तेज। तेज क्या है? तेज। जबकि बुद्धिमान और मीठा है गुणवाचक। क्या? गुणवाचक विशेषण है। और जो पहला है वह है एक क्रमबद्धवाचक विशेषण है। क्रमबद्धवाचक विशेषण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? वो है सहायता। जबकि पौधा, पुस्तक, लड़का ये सारे के सारे लिंग वचन कारक के आधार पर बदले जा सकते हैं। लेकिन सहायता एक ऐसा शब्द है जो लिंग वचन के कारक आदि के आधार पर नहीं बदला जाता है, तो यह हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भूधर्व का संधि विच्छेद क्या होगा? भूधर्व का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा भूधन उधर्व। आप लोगों को बतानी है इसमें संधि कौन सी है? आप लोगों को बताना है इसमें संधि कौन सी है। हत्याना में कौन सी क्रिया है? जो हत्याना शब्द है यह कौन सी क्रिया है?
तो हत्याना एक नाम धातु क्रिया है। क्या? एक नाम धातु क्रिया है। नाम धातु क्रिया की पहचान क्या होती है? वह क्रिया जो संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है। यह प्रत्यय प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम या विशेषण में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है, उसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। क्या? नाम धातु क्रिया कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अपना अगला प्रश्न है, उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो होगा उत्धन चारण। उत्धन चारण। उत्धन चारण। उत्धन चारण। आप लोगों को पता होना चाहिए, यहाँ जब भी आ, ता के बाद चा या छा, यह दोनों शब्द आते हैं तो वह आदि रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। आदि रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे उच्चारण ता के बाद चा आया तो यह हो जाएंगे उच्चारण। समझ गए? ऐसे ही बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, बा का उच्चारण स्थान क्या है? बा का उच्चारण स्थान क्या है? बा का उच्चारण स्थान क्या है? तो जो बा का उच्चारण स्थान है वह है दंतोष्ठ। क्या है? दंत ओष्ठ। दंत ओष्ठ। दांत और ओष्ठों से मिलकर बोला जाता है। दांत व ओष्ठ ओठों से मिलकर बोला जाता है, इसलिए इसे दंतोष्ठ कहते हैं। दंतोष्ठ कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, राम ने खाना खाया मैं खाया होगा। खाया होगा मैं कौन सी क्रिया होगी? खाया होगा मतलब कि संदिग्ध। संदिग्ध। तो क्या होगा? संदिग्ध भूत। संदिग्ध भूत। आप लोगों को इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में छापना है। यह आपके लिए है HW होमवर्क। HW जो अब छोटे पर दिया जाता था हर। अब से क्लास का अंतिम प्रश्न आप लोगों के लिए होगा होमवर्क। आज से आपका जो लास्ट प्रश्न होगा वो आपके लिए होगा होमवर्क। यह वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और तैयारी में जुटे रहिएगा, क्योंकि अब चुनाव खत्म होते ही हमारा एग्जाम कभी भी हो सकता है। चुनाव खत्म होते ही हमारा एग्जाम कभी भी हो सकता है, और इस बार पेपर टफ आएगा। इस बार पेपर टफ आएगा, तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा।